दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो आज हम लोग अभी देख ले रहे हैं इसमें जीएस वन में जो कला और संस्कृति का जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, उसी के अंदर में मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं कि मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, उसका वर्णन करना है। तो इसमें बहुत कुछ बताना नहीं है, ठीक है। ये आपको लगभग 120 या 150 शब्दों में लिखने के लिए आएगा। तो आपको थोड़ा सा शब्द सीमा में रह के ही लिखना है, ठीक है। इससे पहले और भी वीडियो हमने अपलोड किया है, चाहें तो आप देख सकते हैं इसको। तो आप उसको जब देखते रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। जब एग्जाम निकल जाएगा फिर सोचेंगे मेंस की आंसर राइटिंग करना, तब वहीं पे अब समझ नहीं आएगा फिर आगे क्या करें। तो बहुत से इसमें बच्चे होंगे जो पीसीएस के एग्जाम में जो निकाले, उनको पता ही नहीं चल रहा होगा क्या करना चाहिए हमको अभी। तो उसी में घबरा घबरा के अपना सांस फुला रहे हैं फालतू में। तो इससे पहले धीरे धीरे छोटी छोटी जो वीडियो है 10 मिनट 5 मिनट की, उसको आप आराम से उसको देखा करिए। इससे एक पता चलेगा आपको किस तरह से लिखना है। बहुत हुआ नहीं होता है, आराम से ही हो जाएगा। मगर ये जो एसडीएम और डीएम बनने का जो सपना होता है, धीरे धीरे प्रोसेस से बढ़ता है। इकट्ठे आके सोचेंगे 1.5 साल में हम सब कुछ कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल है। उसके पहले 1.5 साल कहते हैं लोग तैयारी करते हैं, उसके पहले कितना वो लोग मेहनत किए होते हैं वो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको देखा करिए। कहने का मेरा मतलब यही है कि तभी समझ में आएगा। यहाँ से या तो कहीं से जहाँ से आपको मिले आंसर राइटिंग का, आप उसको देखते रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। 7 या 8 मिनट में आंसर लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो पहला इसका देखते हैं, मौर्यकालीन मौर्य काल एवं मौर्यकालीन है ये, मौर्यकालीन कला या कला भी है। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो कैसे शुरू, कुछ समझ में नहीं आया तब भी आप लिखना शुरू कर दीजिए कि मौर्यकालीन कला स्थापत्य कला के लिए मुख्यतः जाना जाता है, ठीक है। इस कला के अंतर्गत राजमहल, स्तूप, स्तंभ, गुफा, चैत्य, विहार और यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां आती हैं। और मौर्यकालीन कला को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। सिंपल इतना ही लिख देना है, 2 भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन सा भाग है वो? तो मौर्यकालीन कला को एक दरबारी कला के रूप में बांट सकते हैं, एक लोक कला के रूप में बांट सकते हैं। तो जो कला राजा महाराजा लोग बनवाते थे, जैसे राजा महाराजा लोग जो कला बनवा रहे हैं, तो उसको हम दरबारी कला में रखेंगे। लोक कला जो इन दरबारी कला या राजा राजाओं से मुक्त क्या, फ्री, स्वतंत्र होके, इनका इनका इस पर कोई प्रभाव नहीं है। जो आम जनता बनाती है वो लोक कला में आती है, ठीक है। तो दोनों को आपको बताना होगा उसमें, ठीक है। तो दरबारी कला में देख लेते हैं। तो दरबारी कला में जो राजप्रसाद, तो मौर्य काल में जो पाटलिपुत्र में उनका जो राजमहल था उसको राजप्रसाद कहते थे। तो राजप्रसाद तो राजकीय कला का उत्तम उदाहरण है, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पाटलिपुत्र में बनवाया गया था। इसके जो अवशेष हैं पटना के पास कुम्भहार गांव से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कुम्भहार गांव है वहीं पटना के पास में, वहीं से मिला है इसका। तो खंडहर मिला था इसका, तो उससे पता चलता है कि बहुत ही लकड़ी का ही प्रयोग करके बहुत ही आलीशान जो है राजमहल बनाया गया था, राजप्रसाद जिसको कहते थे। इसका जिक्र अगर आप पढ़े होंगे तो उस समय के जो लोग व्यापारी थे या फिर भारत घूमने आए थे, उन लोग उस समय उसका वर्णन करते हैं। तो या फिर उस समय के जो लेखक हैं, मौर्य काल के समय के या उसके बाद के जो लेखक हैं, बहुत ही बताते हैं कि ऐसा ऐसा मतलब स्वर्ग का जो राजमहल बनाया, लगता था स्वर्ग है पृथ्वी का, ठीक है। तो कुमार से प्राप्त हुआ है। तथा राज प्रसाद भवन का वर्णन उस समय के विदेशी या देसी ग्रंथों में भी मिलता है। ग्रंथ मतलब किताबों, समय की जो किताब लिखी गई तो उसमें मिलता है, ठीक है। इसमें पहला जो है, पहला तो हमने देख लिया राजप्रसाद, ठीक है। दूसरा स्तंभ था। तो मौर्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है स्तंभ है। तो मौर्यकालीन आज भी आप देखें, अशोक स्तंभ आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे उस समय बना रहा होगा, ठीक है। तो उसकी विशेषता क्या है? एकाश्म पत्थर से बना है, अर्थात एक ही पत्थर से वो बनाया गया, उसको काट के उसको तराशा गया है, ठीक है। स्तंभ बिना आधार के भूमि पर बना है, तो उसका आधार ने नीचे कोई बेस बना के नहीं उसको रखा गया, जैसे अब सीधे उसको गाड़ दिया गया जमीन में। ये जमीन शुरू हो गई यहाँ से पूरा, बस ऊपर से इसे है। यहाँ पे शेर बैठा हुआ है और विभिन्न जानवर बैठे हुए हैं, बीच में चक्र भी है। सारनाथ में भी आप देख सकते हैं इसको, महरौली में देख सकते हैं, कई जगह है ये स्तंभ, ठीक है।
स्तंभ का उत्तम चमकीला पॉलिश जो है आज भी उसका पॉलिश समझ में आता है कि बताइए लगभग 300 BC पहले की बात है और आज भी वैसे ही बना हुआ है वो पत्थर, उसको जो पॉलिश की गई है आज भी बनी हुई है। तो पता नहीं कि किस कौन सी टेक्नोलॉजी का वो लोग यूज करते थे। ठीक है, स्तंभ उत्तम चमकीली पॉलिश है उस पे। स्तंभ पर पशुओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जैसे सारनाथ स्तंभ पर सिंह की मूर्ति है और उसी में एक पहिया है, चक्र है, जो धर्म चक्र जो प्रवर्तन जो किया था महात्मा बुद्ध ने, तो उनका दर्शाता है। ठीक है, तो समझ लीजिए पूरा बता रहा है ये कि स्तंभ देख के ही पता चलता है कि किस तरह की चीज़ें उस समय बनी रही होंगी। तो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का स्तंभ है ये। ठीक है, और स्तंभ जो है कि नीचे मोटा है, फिर ऊपर पतला होता जाता है ऐसे स्तंभ। ये तो टेढ़ा ज़्यादा होगा, बस समझ लीजिए कि बस जो उसकी मोटाई है नीचे ज़्यादा है और ऊपर जाते जाते थोड़ा पतला होता जाता है। वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा पतला होता जाएगा और ऊपर एक गोल सा बन के यहाँ पे शेर बैठा हुआ है, चक्र है और तमाम तरह की जगह जगह जो अलग अलग जगह पाया गया है, तो अलग अलग उस पर चिन्ह बने हुए हैं। ठीक है, तो वो उसको आप लिख सकते हैं। अगला जो स्थापत्य है उसमें स्तूप है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले इसको देखिए, जो क्वेश्चन लिखा है हमको क्या बताना है कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। तो कला और स्थापत्य जो है, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण, कुछ कुछ बड़ा स्ट्रक्चर बनाना, वही है मेन। ठीक है, तो उस समय बहुत ज़्यादा भी बन नहीं रहा था, अभी संस्कृति का शुरुआती हो रहा था। जो आज हम लोग देखते हैं जिस तरह से रहन सहन है लोगों का रहने का, उस समय शुरुआत हो रहा था। क्योंकि जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा से हड़प्पा जब उसका पतन हुआ, फिर जब मौर्य शुरू हुआ, उसके बीच का जो समय लगभग 1500 ईस्वी के तक के कुछ अवशेष नहीं मिला है हम लोगों को। तो हम लोग इसमें समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या क्या इसके बीच में हुआ था। ठीक है, कोई कोई मतलब प्रमाण नहीं मिलता उसका। सीधे मौर्य कालीन से थोड़ा सा पहले का मिलता है, क्या क्या बनाए थे वो लोग, अदरवाइज मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसमें कलाएं बहुत ज़्यादा थी नहीं, लोक कलाएं थी और दरबारी कला थी, जिसमें महल स्तंभ और स्तूप थे। ठीक है, और गुफाएं थी। तो स्तूप में क्या थे, तो स्तूप जो है पत्थर या ईंटों से निर्मित होते थे। उस समय अर्धगोलाकार गुंबद वाली संरचना थी ये। और इसका उद्देश्य क्या था स्तूप बनाने का, तो किसी पवित्र स्थल को स्मारक बनाना। स्तूपों में क्या किया था कि जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध हैं या उनके कोई शिष्य हैं जो बहुत पूजनीय हैं, जब वो उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनके अंगों को इसी में रख के जिसके अंदर, और उस पर स्तूप बना देता था और उसकी लोग पूजा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से काम किया जाता था इसमें। तो ये थे स्तूप। तो अशोक द्वारा निर्मित अनेक स्तूप हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो अशोक थे 84,000 स्तूप बनवाए थे। किताबों में इसका विवरण मिलता है कि 84,000 स्तूप बनाए थे, जिसमें मुख्यतः उसमें सांची का स्तूप जो है सबसे बढ़िया था। ठीक है, तो स्तूप के बारे में हो गया। तो आप सोचेंगे इतना जल्दी जल्दी क्यों खत्म हो जा रहा है। तो इतना जल्दी जल्दी के बताने का मतलब है कि इतना ही जब लिखेंगे तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको पता चल जाएगा कि आप ठीक ठाक जानते हैं इसमें। 120 शब्द में या 150 शब्द में या 200 शब्द में आप कितना लिख देंगे। ठीक है, तो इतना ही बहुत है। तो इसे आपको लग रहा है कम है, मगर ये बहुत ज़्यादा है। अभी सेंटेंस ज़्यादा ही होगा, उसमें जो शब्द हैं ज़्यादा ही हो गए होंगे। ठीक है, तो गुहा स्तूप आता है इसमें, जो गुफा है, तो उसमें पर्वत को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसमें कराया जाता था, जिसका उद्देश्य था चैत्य या बिहार के रूप में उसका यूज करना और उसका प्रयोग करना। ठीक है, उदाहरण के लिए अशोक और उनके जो पौत्र दशरथ थे, उन्होंने बराबर की गुफा और नागार्जुन की गुफा जो बिहार में है, उस पहाड़ियों को काट के गुफा बनाई गई थी और उस गुफा को आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था। ठीक है, तो गुफाओं का जो गुहा स्थापत्य था इस तरीके से था। मूर्ति कला में क्या क्या था, तो मूर्ति कला का उदाहरण हमको अशोक के जो स्तंभ हैं, स्तंभ पे पशु मूर्तियों के रूप में मिलता है। उड़ीसा में आप पढ़े होंगे, उड़ीसा में पढ़े होंगे आपकी धौली जो पहाड़ है, वहाँ पे चट्टानों को काटकर बनाई गई जो हाथी की जो आकृति है, हाथी की जो मूर्ति है, वो पाषाण मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, अगला पॉइंट में लोक कला। अब तो राज कला हो गई, अब लोक कला को देख लेते हैं। तो लोक कला में राजकीय निर्देशों से परे स्वतंत्र लोग द्वारा अपनी रुचि के अनुसार जो कलात्मक वस्तुओं को बनाया जाता था, जिसमें यक्ष यक्षिणियाँ की मूर्तियाँ, इसके अतिरिक्त हाथी घोड़ा बैल भेड़, अनेक पशु पक्षियों तथा नर नारियों की मूर्ति बनाई जाती थी। वो
वो भी मूर्ति कला में ही, उस समय की कला में ही आती है। ठीक है, तो ये पूरा था। तो इसको अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहते हैं तो उपयुक्त विवरण से पता चलता है कि काल विकास के लिए प्रारंभ, ठीक है, पता चलता है कि कला विकास के प्रारंभ चरण में मौर्यकालीन कला में ने एक बेहतर शुरुआत की जो आगे के राजवंशों के लिए आधार का काम किया, लेकिन मौर्यकालीन एकाश्म पत्थर स्तंभ का आज भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आंसर आप लिखते हैं तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आंसर है तो 4-5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि आपने लगभग लगभग हर पॉइंट को टच कर लिया है। कुछ पॉइंट छूटे होंगे इसमें, अगर आप पढ़े होंगे और बेहतर बड़ी ढंग से पढ़े होंगे, हमसे भी अच्छे ढंग से कर पढ़े होंगे, तो कुछ पॉइंट छूटे होंगे तो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मगर जब ऐड करेंगे आप तो 150 से अधिक शब्द भागने लगेगा और 200 के बीच में आने लगा तो उसका भी नंबर कटता है। अगर 150 से अधिक अगर आप जा रहे हैं शब्द में, 150 शब्द का आंसर है, क्वेश्चन है, आप इसमें 150 से अधिक या अधिक लिख रहे हैं तो नंबर कटेगा। ठीक है, कई यूट्यूब पे पढ़े होंगे वीडियो, देखिए बच्चों का कि माइनस में नंबर चला गया उनका। तो हर चीज़ को देख के रखना है। ठीक है, तो देखिए 11 मिनट लग गया आपको समझाने में, नहीं तो ये 7-8 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके किसी मेंस के वीडियो में। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी चल रही है मेरे चैनल पे, और उसको भी देख सकते हैं आप। पॉलिटी की क्लास भी चल रही है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखा करिए, धीरे धीरे लिखेंगे तभी एक अधिकारी बनने का सपना प्राप्त होगा। सिर्फ पीटी पढ़ने से और क्वेश्चन लगाने से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।